नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दिन भर की पहली खबर हमने आपको दिखाई, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। वहीं एक बड़ी खबर, हम कोई भीतर की खबर नहीं जानते, लेकिन हमारा एनालिसिस है, हम एक पत्रकार हैं, हम सोचते हैं और उस सोच के हिसाब से अपनी बात कहते हैं। ये बात चौधरी चरण सिंह साहब से जुड़ी हुई है, जो मरहूम प्रधानमंत्री थे भारत सरकार के, और उनको कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन किया था और वो बने भी प्रधानमंत्री। लेकिन आज उन्हीं चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी की क्या हालत हो गई है, ये देख कर के हमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं एक चैनल पर किसान नेता, बहुत ही जाने माने किसान नेता और पढ़े लिखे पुष्पेंद्र सिंह को सुन रहा था। उसके बाद मेरे दिमाग में जब बात आई तो मैंने और भी कई जगह पढ़ा, सुना, देखा, तो मुझे लगा कि वास्तव में जयंत चौधरी ने जाट राजनीति को पूरी तरह से दफन कर दिया है। देश में जाटों का हर वक्त, हर सदन में, चाहे वो यूपी का सदन हो, चाहे लोकसभा का सदन हो, तूती बोला करती थी। चाहे वो हरियाणा से, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे राजस्थान से, चाहे पंजाब से। और आज वो स्थिति पूरी तरह से नगण्य हो गई है। तूती बोलना तो दूर, अब कोई अपनी बात कहने वाला किसी भी सदन में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज एनडीए की बैठक हो रही थी और उस बैठक में सभी दलों के नेता बाकायदे, जो एक डायस लगती है, उस पर बैठे हुए थे। लेकिन वहाँ पर जयंत चौधरी के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं थी। इस बात का मैंने खास तौर पर वो वीडियो ठीक से नहीं देखा था, इसलिए मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने का एक वीडियो मैंने देखा, संजय शर्मा के 4 PM पर, तब मेरे को आइडिया हुआ कि अरे ये क्या हुआ। और उसके बाद फिर मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि आखिरकार जयंत चौधरी ने राजनीति को, जो जाट राजनीति है, उसको तिलांजलि क्यों दे दी और उसकी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, उसमें बाकायदे सारी चीज़ें तय हो जाती हैं कि कौन हमारा चीफ गेस्ट होगा, कौन कहाँ बैठेगा, किसको किसके बाद बोलना है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके जयंत चौधरी के साथ ये सारा घटनाक्रम घटा है कि उनको कुर्सी नहीं दी गई और उसको बोलने तक नहीं दिया गया। अब बात आती है कि जयंत चौधरी को क्या हो गया। एक एक सीट पाने वाले लोग डायस पर बैठे हुए थे और बाकायदे भाषण दे रहे थे, उनको बुलाया जा रहा था। लेकिन जयंत चौधरी, जहाँ पर सारी पब्लिक बैठी हुई थी, सांसद बैठे हुए थे, उस रो में कहीं थे। वो मेरे को भी दिखाई नहीं दिए उस वीडियो में, जो एनडीए की बैठक हो रही थी। लेकिन क्योंकि ये मसला जयंत चौधरी से जुड़ा हुआ है, तो जाट नेता जो उनको सम्मान देते हैं
या उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, वो तो अपने नेता को ढूंढेंगे ही कि भाई हमारा नेता कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जयंत चौधरी आखिरकार उस सभागार में बैठे कैसे रहे? इतनी सहन शक्ति कहाँ से आ गई उनके अंदर कि वो जाटों की जो राजनीति है उसको ख़त्म करने पर पूरी तरह से आमादा है और उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलिए, ये तो रही जयंत चौधरी की बात। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बताता हूँ। बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के खेल खेला है। जयंत चौधरी को लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो चौधरी चरण सिंह को जो पत्र दिया, सम्मान पत्र, उसको दबा के रखा। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को बिहार में दिया और जाने कहाँ कहाँ इधर उधर से बांटते रहे। कई सम्मान पत्र बांटे गए को भारत रत्न कहते हैं। चौधरी साहब को बाद में दिया गया और इसकी पहले सोची समझी रणनीति थी कि किसी तरह से जयंत को अपने पाले में लाना है। एक बात तो ये रही, जयंत पर डोरे डाले और वो आ भी गए, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव ने उनको 7 सीटें देने का वादा किया था और मैं आपको बता दूं कि वो 7 सीटें न पा करके जयंत चौधरी मात्र 2 सीटों पर ही सिमट गए और जयंत भाजपा से जो उनका समझौता हुआ उससे पहले वो ये कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ कि पलट जाऊँ, लेकिन अब आज की स्थिति में तो वो इकन्नी भी नहीं रहे। मैं खुद भी नहीं इस बात को स्वीकार करूँगा कि वो इकन्नी भी रह गए। उन्होंने जाटों की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यदि कोई अच्छा नेता होता और चौधरी चरण सिंह के अंशमात्र भी राजनीति के गुण होते तो वो आज के इस संसदीय जो मीटिंग हो रही थी एनडीए की, उससे निकल कर के बाहर आ जाते और बाहर प्रेस से कहते कि मुझे इस संगठन में नहीं रहना, एनडीए में, और मैं भले ही मेरे सांसद मेरा साथ छोड़कर चले जाएं, मैं नए सिरे से राजनीति करूंगा। ये बात कहने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाए और मैं समझता हूँ आज ये निर्णय वो ले लेते और ये बात प्रेस में आकर कह देते तो हो सकता है कि वो देश के सबसे बड़े जाट नेता आज माने जाते। आज वो जाट नेता ही नहीं रहे आज के हालात से। जाटों को कितनी बुरी लगी होगी कि उनको कुर्सी भी तक नहीं दी गई। और ये ऐसा नहीं है, एक चुनाव प्रचार के दौरान एक मीटिंग हो रही थी, उसमें भी जो हल छुआने की बात थी, मालूम नहीं कितनी दूर बैठे हुए थे, माला से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई जो एक राजनीति का कीड़ा होता है वो नहीं जागा। वो 2 सीटों पर खुश हो गए और दोनों सीटें हालांकि उन्होंने जीत ली। चंदन सिंह भी जीत गए और बागपत की ये सीट थी वो भी जीत उनके खाते में दर्ज हो गई। खैर, अब मैं आपको और कहानी बताता हूँ। कहानी ये है कि बीजेपी का मकसद ये था कि जाटों का वोट ले लिया जाए और जाटों की बेटियों की बेइज्जती करने वाला, जाटों की बेटियों के साथ बदसलूकी करने वाला और जाने क्या क्या, उस व्यक्ति को टिकट नहीं देना है। और वो टिकट तब तक नहीं दिया जब तक कि पहले चरण का चुनाव संपन्न नहीं हो गया। सारे जाटों को इस बात की, या जयंत चौधरी को या जाट समुदाय को या जाट समुदाय के जो नेता हैं उनको भ्रम में रखने के लिए उसको टिकट देर से दिया गया। हालांकि उसको टिकट नहीं दिया गया, उसके बेटे को टिकट दिया गया और वो तब दिया गया जब जो एनसीआर का चुनाव है सारा का सारा वो संपन्न हो गया। तो ये बड़ी चाल थी जिससे उनको ये था कि पहले हम जाटों का वोट ले लें, उसके बाद हम ठाकुरों का वोट ले लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जाट समुदाय है बहुत ही सेंसिटिव है।
मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। जितना मैं गहराई से समझता हूँ जाटों को, शायद ही या तो जाट नेता समझते होंगे या फिर मैं समझता हूँ। आज की स्थिति में जाट बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। ये बात सच है कि जाटों ने वोट बीजेपी को नहीं दिया, और वो इसलिए नहीं दिया कि जो जाटों की बेटियां के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। मलिक साहब ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया कि आज बदला लेने का वक्त है। वास्तव में जाटों ने बदला ले लिया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष यूपी का जाट बनाया, और जाटों की राजनीति को संभालने के लिए, सम्मोहित करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट विदेश के उनको बनाया, लेकिन उनके कहने से भी किसी ने वोट नहीं दिया। अब मैं आपको बता दूं, बेनीवाल साहब राजस्थान में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। पिछली सरकार में वो पूरा सहयोग किया उन्होंने, लेकिन वो बीजेपी समझती है कि जाटों की राजनीति को ध्वस्त कर देना है, किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना है, और वो सिर्फ एक जैसे मांगने के लिए कटोरा लेके हमारे पास आए, खड़े रहें, तब हम उनको टिकट बांट देंगे जो भी जिसको देनी होगी। तो बेनीवाल की भी टिकट काट दी उन्होंने। अब वोट क्यों नहीं मिला ये मैं आपको बताता हूँ। जाट बेटियों का मामला, दूसरा जो 3 साल पहले किसानों की जो बेइज्जती हुई, जो 700 के आसपास किसान मारे गए, 3 जो कृषि बिल लाए गए थे उनको लेकर के, और मैं समझता हूँ हरियाणा में तो पूरी तरह से चौपट ही कर दिया। हरियाणा में बताते हैं 27-28 बच्चों की मौत हुई है किसान आंदोलन के दौरान, किसान नेताओं, किसान जो धरने पर बैठे हुए। तो अच्छा, दूसरी बात पंजाब का देख लीजिए। पंजाब के किसान आज भी बैठे हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस को सारी की सारी सीटें चली गई हैं। 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, बाकी सारी सीटें चली गई। 1 सीट बादल को मिली है, उनकी बहू को मिली है, बस बाकी 9 सीटें कांग्रेस को गई हैं। उसका आक्रोश है। लेकिन कल जो कुछ हुआ, वो जाटों की बेटी जो CISF की सर्विस करती है, उसकी माँ को कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान कहा था 100-100 रुपए में आ जाती हैं ऐसी दादियाँ। और जब वो फोटो चली, उस फोटो में जो लड़की है CISF की, जो कौर, हरिंदर कौर, उसकी माँ की फ़ोटो चस्पा की गई थी। उसके दिल में कितनी पीड़ा होगी आपको शायद मालूम नहीं होगा। कोई व्यक्ति, क्या वो कोई राजनीति करती है? वो एक सर्विसमैन लड़की है, सर्विस वोमेन है। उसकी माँ को, या कोई भी हो, आज मेरी माँ का कोई फ़ोटो लगा करके कुछ गलत कर दे तो मैं कैसे रुक जाऊँगा? नहीं रुक सकता। अब ये जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें, यूपी के किसानों में भी मुझे लगता है संयुक्त मोर्चा है किसानों का, वो इस मसले पर यदि उसके साथ ज़्यादा कुछ किया गया तो किसान मोर्चा पूरी तरह से उसके साथ हो जाएगा। हालांकि अब उसकी सर्विस में तो दाग लगी गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। अरे भाई, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा किसी ने, तो वो नेता नहीं था, वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहा था। कंगना रनौत को मार दिया तो क्या हो गया? ये तो सब चलता है राजनीति में। आपको अपनी जवान संभाल के काम बात करनी चाहिए थी। आपने शुरुआत किसने की? आक्रोश किसने फैलाया? उसके दिल में आग किसने लगाई? उसकी माँ को टारगेट करके। और कोई आदमी ऐसे बात करता है तो निश्चित तौर पर ये सारी घटनाएं होती हैं। कुएं के पास आप खड़े होकर के यदि राम कहोगे तो राम निकलेगी आवाज़, कृष्ण कहोगे तो कृष्ण निकलेगी आवाज़, कंस कहोगे तो कंस निकलेगी। जो भी आप कहोगे वही कुएं की आवाज़ निकलती है। ये सैद्धांतिक चीज़ें हैं। कंगना रनौत अब सांसद हो गई हैं, उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि वहाँ पिटने के बाद उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें पूरे पंजाब को उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। यही नहीं, उसकी जो बहन है उसने भी पूरा कह दिया कि पंजाब तो पूरा खालिस्तानी है। ये सारी चीज़ें क्या जा रहा है संदेश? अभी तो
तमाम चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन पर भी पूछा, कुछ लोग मेरे फेसबुक पर इनबॉक्स में आके पूछ रहे हैं कि रणौत जो है हो सकता है कि मंत्री बना दी जाए। ये हो सकता है, जब उसको जेट सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप देखिए, वो जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी उनको उन्होंने कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी, लेकिन वो भले आदमी थे, उन्होंने बदले में कोई बात नहीं कही। हालांकि करणी सेना आ गई थी उस दौर में उनको रोकने के लिए, कंगना रनौत को, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो जाटों की राजनीति है पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, आज के घटनाक्रम के बाद ये भी तय नहीं है कि जयंत को कोई कुर्सी मंत्रिमंडल में मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुर्सी मिल गई तो ठीक है, और जो मिलेगी सो वो ग्रहण करनी पड़ेगी। आप जानते हो, बीजेपी मुंह से नहीं कहती, भीतर भीतर पर्दे के पीछे काम करती है। हो सकता है ये दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और जयंत चौधरी फिर वो ही कहते हैं ना कि पतझड़ का पेड़ उसी तरह से खड़े रह जाएं। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। जयंत चौधरी को बनाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरे प्रयास किए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज यदि जयंत चौधरी इस संगठन में, गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश भी करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं, जबकि अखिलेश यादव जयंत से नाराज हैं, जबकि जो जाट समुदाय है वो जयंत से नाराज नहीं है। आप 4 PM पर संजय शर्मा के साथ जो बातचीत है, उस बातचीत में देखिए, खुलेआम उन्होंने कहा है कि जाट समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, अखिलेश को पसंद किया है कि अखिलेश एक असली नेता हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह को भी कह दिया था कि ये तो अमेरिका रिटर्न है, ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन अजीत सिंह ने कुछ हद तक अपने पिता की जो राजनीति थी उसकी लाज रखी। हालांकि वो भी दल बदल करते रहे समय समय पर, उन्होंने एक छत्र होकर के कभी राजनीति नहीं की, जिसे जाटों ने उनको कभी पूर्ण नेता नहीं माना। यदि चौधरी चरण सिंह आज जिंदा होते और वो राजनीति से हटकर के घर पर होते और आज जयंत चौधरी ये सब चीज़ें झेल रहे होते कि एनडीए की जो मीटिंग हो रही है उसमें जो सिंगल सांसद वाले लोग हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ऊपर डाइस पर, और जयंत चौधरी का फोटो भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भीड़ में बैठे हुए छिपे हुए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। वो हो सकता है जयंत चौधरी को कान पकड़ कर बाहर कर देते और कह देते नो, ये नेता नहीं है, ये तो बेकार आदमी है। क्योंकि चौधरी साहब तो बहुत ही ठेठ राजनीतिक व्यक्ति थे। वो भले ही चाहे राजनीति में नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन वो एक जगह खड़े होकर के राजनीति करते थे। उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया। आज किसान के नाम पर आप कहीं भी चले जाइए, देख लीजिए, जाटों को किसान हर पार्टी कहने लगती है, जाट हैं तो किसान हैं। जबकि चौधरी चरण सिंह के साथ जाट, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया जो किसान थे, जिन बनियों पर खेत था, वो मुसलमान पूरा का पूरा, वो जाटों के सभी कौम के किसानों के नेता थे। और यही उनकी उपलब्धि थी कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद नहीं आया हो, क्योंकि मैंने कुछ कलई खोलने की कोशिश की है, तो वो अपने घर रहें। हाँ, मैं फिर भी लोगों से कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और मुझे फॉलो करने की भी कोशिश करें हो सके तो, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन होता है राइट हैंड साइड में, उसको दबाएं और मेरे चैनल के मेंबर बने। उस मेंबर बनने में कोई पैसा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।